अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की स्टोरी आमिर भाई ने बहावलपुर से भेजी है, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है आपका? मेरा नाम आमिर है। ये वाक़या आज से 7 साल पहले का है, लेकिन मैं अब तक उस रात को नहीं भुला सका। उस दिन मैं और मेरे 4 दोस्त बहावलपुर में थे। हम सब 18-19 साल के थे। मैं, असद, बिलाल, समीर और फ़हद। हम सबको चैलेंजेस करने का बहुत शौक़ था। उस दिन बिलाल ने एक आइडिया दिया। आज रात हम पुरानी फैक्ट्री में जाकर 24 आवर्स वहीं रहते हैं। जो सबसे पहले बाहर निकलेगा वो ट्रीट देगा। हमने पहले भी इस तरह के चैलेंजेस किए थे। लोग इस फैक्ट्री को ग्रेनाइट मिल कहते थे। ये फैक्ट्री कुछ ज़्यादा ही पुरानी और खौफनाक दिखती थी। तकरीबन 30 साल से बंद थी। उसके बाहर वाला दरवाज़ा जंग आलूद था। लोग कहते थे ये फैक्ट्री हॉन्टेड है, लेकिन हम में से कोई ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। मैं सच बोलूं तो वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ अजीब लगा था। शायद ये कोई अल्लाह की तरफ से इशारा था कि उधर ना जाओ। लेकिन जब आप एक ग्रुप का हिस्सा हो और सब तैयार हों तो आप भी खुद को रोक नहीं पाते। रात को हम सब ने 10 बजे मिलने का प्लान बनाया। हमारे बैकपैक्स में कुछ टॉर्चेज़, एक मैच बॉक्स और एक छोटा सीसीटीवी स्टाइल कैमरा था जो फ़हद ने लिया था। वो छोटी वीडियोस बनाने का शौकीन था, इसलिए कैमरा साथ रखता था। और कुछ वाटर बोतल्स भी थीं और कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स। किसी के पास वेपन नहीं था, बस एक पुराना गोल्फ बैट था जो बिलाल ने मजाक में उठा लिया था। फैक्ट्री शहर के बाहर एक पुरानी इंडस्ट्रियल एरिया में थी। जो रास्ता उस फैक्ट्री को जाता था वो एक कच्ची सड़क थी। हम अपनी बाइक्स पर वहां पहुंचे और पहली नज़र में ही वो बिल्डिंग थोड़ी अजीब सी थी। वो बिल्डिंग भारी भारी लग रही थी, जैसे अगर किसी जगह पर असरात हों तो इंसान को महसूस हो जाता है। वो जगह भी ऐसे ही थी। फैक्ट्री में मशीन्स और सब सामान वैसे ही लगा हुआ था। हालांकि वो सामान लाखों की मालियत का था, लेकिन 30 साल से किसी ने उसको निकालने की कोशिश नहीं की थी। जब हम नज़दीक पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी स्मेल थी। बिलाल ने कहा, भाई ये तो पेंट और उबले हुए ऑयल की स्मेल है, जबकि ये फैक्ट्री तो काफ़ी सालों से बंद है। फैक्ट्री के अंदर बहुत अंधेरा था। टॉर्च की लाइट में देखा तो ज़मीन पर बोल्ट्स और कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जैसे कोई काम करते करते यहाँ से भाग गया हो। हमने अंदर का एक दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही एक गर्म हवा का झोंका आया जिसमें एक अजीब सी स्मेल भी थी। वहाँ इतनी खामोशी थी जिससे हम अपनी सांस भी सुन पा रहे थे। फहद ने कैमरा सेट किया। हम अंदर एक रास्ते पर गए जो एक बड़ा सा हॉल की तरफ जाता था। हॉल का फर्श टूटा फूटा और मिट्टी से ढका हुआ था। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स थे जिस पर सेफ्टी फर्स्ट और नो स्मोकिंग जैसी प्रिकॉशंस थीं। हमने एक छोटी सी जगह चुन ली जहां हमने रात गुजारने का फ़ैसला किया। वो एक कंट्रोल रूम के बाहर एक चबूतरा था जहां से पूरा हॉल नज़र आता था। वहां से हमने एक छोटी सी इनकैम्पमेंट बनाई और हम बैठकर बातें करने लगे। पहले कुछ टाइम नॉर्मल गुजरा। हमने पहली इस पुरानी स्कूल की बातें की और ट्रूथ डेयर के रूल्स सेट किए। सब नॉर्मल था, मगर जैसे ही रात बढ़ रही थी चीज़ें बदलने लगीं। पहली छोटी सी चीज़ जो अजीब लगी वो थी एक खुश्क सी आवाज़ जो दरवाजे की तरफ से आ रही थी। असद ने कहा, कोई चूहा होगा, चिल करो यार। फिर एक और चीज़ हुई। हमारी टॉर्चेस की बैटरी एकदम कमज़ोर हो गई। हमने एक्स्ट्रा बैटरीज भी ली थीं, लेकिन उनमें से भी कुछ बैटरीज काम नहीं कर रही थीं। सब ने अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट्स जलाईं। फ़ोन की रोशनी में मैंने एक चीज़ देखी। कंट्रोल रूम के पीछे से एक गहरा सा निशान था जो पहले नहीं था। मैंने कहा, ये क्या है? पर कोई जवाब नहीं आया। सब चुप थे, सब देख रहे थे। रात के 2:30 बजे के करीब हमने एक आवाज़ सुनी, एक हल्की सी अंगड़ाई जैसी आवाज़, जैसे कोई लंबे सफ़र से गुज़रा हो और अब थक कर अंगड़ाई ले रहा हो। ये आवाज़ हॉल के कोने से आ रही थी। फहद ने कैमरा उठाया, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। सब ने कहा कि बस वहम है और कुछ नहीं।
फिर अचानक एक रोशनी कंट्रोल रूम के पीछे से झलकी। एक छोटा सा ब्लिंक जो बिल्कुल पैटर्न में था, ऑन ऑफ, जैसे ये किसी के लिए कोई इशारा हो। हमने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब यकीन हो गया था कि यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वो जगह किसी के घर की तरह महसूस हो रही थी, जैसे यहाँ कोई रहता हो और अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गया हो। बिलाल ने कहा, यार ये बस हमारा वहम है, क्योंकि लोग इस जगह को हॉन्टेड कहते हैं, इसलिए यहाँ होने वाली हर चीज़ हमें हॉन्टेड लग रही है। लेकिन वो आवाज़ जो हॉल के कोने से आई थी, वो कोई वहम नहीं थी, वो एक असली आवाज़ थी। मैंने कहा, चलो चेक कर लेते हैं, वरना सारी रात डर डर के गुजरेगी। असद खड़ा हुआ और उसने कहा, चलो देखते हैं। हम पांचों ने अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन की और हॉल के कोने की तरफ चले गए। हर कदम के साथ एक स्मेल और ज़्यादा गहरी होती गई। फर्श पर पत्थर और ब्रोकन ग्लास इतना था कि शूज़ रगड़ कर आवाज़ कर रहे थे। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुँचे, एक ठंडा झोंका आया जो सीधा हमारे चेहरों पर लगा, और फिर हमने देखा हॉल के कोने में एक पुराना लिफ्ट शाफ्ट था जो सारा जंगलूद था। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर सिर्फ अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें टॉर्च की रोशनी भी काम नहीं कर रही थी। उस अंधेरे से वो आवाज़ आ रही थी। फहद ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करने लगा। उसने मजाक में कहा, ये वीडियो तो पक्का वायरल है, अगर कोई चुड़ैल कैप्चर हो जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अंदर से एक बहुत लाउड आवाज़ आई, जैसे किसी ने लोहे का एक बड़ा ड्रम गिराया हो। हम सब चीख कर पीछे हट गए। बिलाल ने गुस्से में कहा, यार कोई जानवर होगा, ऐसे क्यों डर रहे हो? हम कोई पहली दफ़ा चैलेंज पे थोड़ी आए हैं। हमने हिम्मत जुटाई और शाफ्ट के अंदर टॉर्च मारी। वहाँ कुछ भी नहीं था, बस डार्कनेस थी। मगर फिर एक और चीज़ हुई जिसने हम सबको होश उड़ा दिए। आवाज़ आई, एक हल्की सी हंसी जैसी। वो एक औरत की आवाज़ थी जो काफ़ी करीब से आ रही थी। मैं कहता हूँ वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा था। असद चीखा, बस वापस चलते हैं, ये नॉर्मल जगह नहीं है। मगर बिलाल ने फिर से कहा, डर मत, 24 घंटे गुजारने हैं, कुछ नहीं होता, चलो वापस चल कर बैठते हैं। हम सब वापस आए, लेकिन अब बात बदल चुकी थी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई बात करे या कोई मजाक करे। सब चुप हो गए थे। सिर्फ फहद कैमरे के साथ रिकॉर्ड कर रहा था। रात के 3 बज गए थे। हमने ब्लैंकेट्स ऊपर लिए और बस बैठकर हवा की आवाज़ें सुनने लगे। हर 5-10 मिनट बाद कहीं से आवाज़ आती, कभी लोहे के गिरने की, कभी दरवाजे के खड़कने की, कभी कोई मशीन की घंटी बजने लगती। और फिर 3:30 बजे कंट्रोल रूम के अंदर से एक ज़ोर की थप थप की आवाज़ आई, जैसे कोई भाग रहा हो। हम सब ने एक दूसरे को देखा। बिलाल उठकर अंदर गया, हम सब उसके पीछे गए। कंट्रोल रूम छोटा सा था, 4 फुट की दीवारें और एक ब्रोकन ग्लास का शीशा। लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी फाइल्स और मिट्टी थी। लेकिन जब हम वापस बाहर आए तो हमारे इनकैपमेंट बिखरे हुए थे। बैकपैक्स अलग अलग गिरे हुए थे, थर्मोस गिरकर चाय फर्श पर फैल गई थी, और बिलाल का जो गोल्फ बैट था वो वहाँ पड़ा था और उस पर ताज़ा खून लगा हुआ था। हम में से कोई कुछ नहीं बोल पाया, सब बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमने वहाँ सिर्फ 5 घंटे गुजारे थे और हमें अभी 19 घंटे और गुजारने थे। फहद ने कैमरा उठाया और बोलने लगा, भाई मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कोई हम मसला हो तो ये सबूत काम आएगा। बिलाल ने बैट उठाया, उस पर से खून साफ़ किया। हम सब डर गए थे। हमने डिसाइड किया कि वापस चबूतरे पर जाकर बैठते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन वक्त जैसे रुक ही गया था। हर मिनट घंटों के बराबर लग रहा था। 4:15 बजे एक और वाक़या हुआ। समीर अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें अजीब सी हो गई थीं, जैसे वो होश में ही ना हो। समीर ने अजीब सी आवाज़ में कहा, तुम लोग सुन रहे हो? कोई मुझे नीचे बुला रहा है। हमने उसको कहा, अपनी जगह पर बैठ जाओ, ये एक मजाक करने का टाइम नहीं है, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन वो बिना हमें देखे नीचे जाने लगा।
اس کا چلنا اتنا ان نیچرل تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیر کھینچ رہا ہو۔ بلال اور میں بھاگ کر اسے پکڑنے گئے۔ جیسے ہی ہم نے اس کے کندھے کو پکڑا، اس نے ایک زور کی چیخ ماری، اتنی تیز کہ میرے کان بجنے لگے، اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اس نے کہا، مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی نیچے آؤ، اور اس کے بعد میں جیسے ہپنوٹائز ہو گیا۔ پھر 5 بجے، صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ گروپ میں رہیں گے اور کوئی اکیلا نہیں جائے گا۔ تبھی ایک دم سے ہال کے اندر والی بڑی مشین جو سالوں سے بند تھی، اس کا ایک لیور خود بخود گھوم گیا۔ اس کے گرنے کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ہم سب نے اس طرف لائٹ ماری اور تب ہم نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا۔ ہال کے کونے میں پرانی مشین کے پیچھے 3 آؤٹ لائنز نظر آئیں۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ ہمارے شیڈوز ہیں، لیکن پھر ایک آؤٹ لائن نے اپنا سر ہلایا اور ہنسی کی آواز آئی۔ وہ ہنسی بالکل ویسی تھی جیسے پہلے لفٹ شافٹ سے آ رہی تھی۔ پھر وہ آؤٹ لائنز کلیئر ہونے لگیں۔ ان میں ایک عورت تھی جس کا خوفناک چہرہ تھا اور 2 بچے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ بالکل غائب ہو گئے۔ بس زمین پر مٹی میں نئے پیر کے نشان بن گئے تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی بھاگ کر یہاں سے گیا ہو۔ بلال نے کہا، یار اب تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، یہاں آ کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن اب ہم وہاں پھنس گئے تھے، کیونکہ ڈیر کی شروعات میں ہم نے فیکٹری کے بڑے لوہے کے دروازے کو بند کر دیا تھا، اور اب وہ نہیں کھل رہا تھا، جیسے کسی نے اس دروازے کو باہر سے لاک کر دیا ہو۔ جب 6 بجے سورج نکلنا شروع ہوا، ہال کے ٹوٹے ہوئے گلاس سے پہلی کرن اندر آئی۔ مٹی کے ذرے چمکنے لگے۔ عام طور پر ایسی روشنی سے سکون آتا ہے، لیکن وہاں وہ روشنی بھی بے جان لگ رہی تھی۔ سب سے عجیب، وہ نشان جو ہم نے رات کو دیکھے تھے اب بہت زیادہ کلیئر ہو گئے تھے، اور وہ عورت اور 2 بچوں کے سائے اب وہاں دکھ رہے تھے۔ فہد نے کیمرہ اٹھا کر زوم کیا اور بولا، بھائی یہ نشان ابھی نئے لگ رہے ہیں، رات کو اتنے کلیئر نہیں تھے، یہ چیز اب بھی ادھر ہے۔ اس وقت سمیر تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، اور وہ سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تھا کل رات جب وہ مجھے نیچے بلا رہی تھی۔ ہم سب اس کی طرف گھور کر دیکھنے لگے۔ اس نے بتایا اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، جیسے کسی ایسیڈک کیمیکل سے جل گیا ہو، اور ایک آنکھ باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ فیکٹری کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بند ہوئی تھی۔ 8 بج گئے، صبح ہوئے بھی 2 گھنٹے گزر گئے۔ ہم بھوک اور تھکن سے پریشان ہو رہے تھے۔ چائے تو رات کو گر گئی تھی۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی پیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ ایک بار اور دروازہ چیک کرتے ہیں۔ سب نے مل کر دروازہ کھولا، لیکن دروازہ ہلا تک نہیں۔ مگر تب دروازہ دوسری سائڈ سے 3-4 بار زور زور سے کھڑکا۔ ہم سب چیخ کر پیچھے بھاگے، اور وہ پیٹنے کی آواز دھیرے دھیرے رک گئی۔ 9:30 بجے ہم پھر کنٹرول روم کے پاس بیٹھ گئے۔ اس وقت اچانک ایک عجیب سی چیز ہوئی۔ مشین نمبر 4 جو ایک بڑا گرائنڈر تھا، خود بخود چل پڑا۔ اس کی موٹر کھررانے لگی اور اندر سے لوہے کے ٹکڑوں کی آواز آنے لگی۔ ہم نے ڈر کے مارے کنٹرول روم کے شیشے سے پیچھے دیکھا، اور جو منظر سامنے تھا اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ گرائنڈر کے سامنے 2 بچے کھڑے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ دونوں کے کپڑے پھٹے ہوئے، سر سے پیر تک مٹی اور خون سے بھرے ہوئے۔ دونوں کے چہرے بالکل وائٹ تھے، اور دونوں ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی بالکل سفید تھیں، اور جیسے ہی گرائنڈر کی آواز تیز ہوئی، دونوں مسکرانے لگے۔ پھر وہ گرائنڈر کی طرف گئے اور ایک دم سے ہوا میں غائب ہو گئے، لیکن مشین چلتی رہی۔ اسد نے کہا، ہمیں کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ 11 بجے دن چڑھتے ہی ہم سب کو لگ رہا تھا کہ وقت رک گیا ہے۔ ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کنٹرول روم کے شیشے پر دھول میں کسی کی انگلیوں کے نشان بننے لگے، جیسے کوئی لکھ رہا تھا، آج رات تم سب کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ یہ لکھا ہوا تھا اس شیشے پر۔ ہم سب دوستوں کا حال خراب تھا۔ اس دن ہم نے ایک اور کمرہ ایکسپلور کیا۔ یہ کمرہ پرانی مشینوں سے بھرا ہوا تھا، پرانے لوہے، چینیں اور زنگ لگی ہوئی پائپیں۔
अचानक एक चेन अपने आप हिलने लगी, छन छन की आवाज़ के साथ। हम सब पीछे हट गए। मैंने टॉर्च उठाकर चेन की तरफ रोशनी डाली। चेन अपने आप हिल रही थी और फिर टॉर्च की कोन के किनारे पर मुझे एक आदमी का साया नज़र आया, सफ़ेद कपड़ों में मगर चेहरा धुंधला। वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए था और फिर गायब हो गया। मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने भी देखा? लेकिन सब डर के मारे चुप थे। टाइम गुजरता गया, भूख लग रही थी, पानी भी ख़त्म हो गया था। हम सिर्फ थोड़ा बहुत बिस्किट खा रहे थे, लेकिन असली मसला भूख का नहीं था। मसला था कि फैक्ट्री से बाहर कैसे निकलें। हम जब भी किसी दरवाजे को गुजरते तो चलते चलते वापस उसी जगह पहुंच जाते। उस रात के आखिरी पहर में सबसे बुरा हुआ। हम सब एक कोने में बैठे थे जब एक औरत की चीख गूंजी। वो चीख कान के बिल्कुल पास से आ रही थी। अचानक समीर खड़ा हुआ और भागने लगा। वो भागकर एक दीवार के पीछे चला गया। हमने उसे आवाज़ें दी लेकिन वो नहीं रुका। फिर हम भी उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही हम कॉर्नर से मुड़े, समीर गायब था। वहाँ बस एक अंधेरा कॉरिडोर था और एक कुर्सी पड़ी हिल रही थी। बिलाल नीचे गिर गया और रोना शुरू कर दिया। हम समीर को कहाँ ढूंढेंगे? अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो? समीर के गायब होने के बाद हम बिल्कुल टूट गए थे। फहद भी कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो बोलना चाहता है लेकिन कोई उसे रोक रहा है। हम फैक्ट्री के अंदर फिरते रहे। हर जगह वही जंग-ज़दा मशीन्स और वही टूटे हुए शीशे और वही अंधेरा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर जगह एक जैसी ही लगती थी। फिर अचानक एक ज़ोर की धमाके की आवाज़ आई, जैसे किसी लोहे की बड़ी मशीन को ज़मीन पर गिरा दिया हो। हम सब एकदम घबरा गए और एक छोटे से कमरे में दौड़कर छुप गए। वहाँ अंधेरा थोड़ा कम था, लेकिन जैसे ही हम अंदर बैठे, हमने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, जो अंदर आया कभी बाहर नहीं गया। फहद ने चीख मार दी और गिर के बेहोश हो गया। मेरे हाथ पैर ठर गए थे। उसके बाद कमज़ोरी और डर से मेरी आंखें भी बंद होने लगीं। एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मुझे याद है कि मैं एक कोने में बैठा था। असद, बिलाल और फहद भी बेहोश थे। अचानक मेरे सामने वही साया आया जो पहले भी दिखा था, सफ़ेद कपड़ों में, मगर इस दफ़ा उसका चेहरा ज़्यादा क्लियर था। वो चेहरा ना आदमी का था ना औरत का, बस एक खोखली खोपड़ी जिसमें काली आंखें थीं। वो मुझे घूर रहा था और फिर सब कुछ अंधेरे में बदल गया। जब मुझे होश आई तो ऐसे लगा जैसे मैं किसी कब्र में हूँ। सांस लेना दुश्वार था और हर जगह धूल मिट्टी थी और मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आई तो मैं हॉस्पिटल में था और बाद में पता चला कि पहले भी पुलिस फैक्ट्री में आई थी, लेकिन तब हम नहीं मिले। फिर दोबारा जब उन्होंने सर्च किया तो हम एक कमरे से मिल गए। पुलिस ने हमें रेस्क्यू किया और बाहर निकाला, लेकिन समीर हमारे साथ नहीं था और वो उसके बाद कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद उस फैक्ट्री को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और उसके अंदर आने जाने वाले हर रास्ते को परमानेंटली बंद कर दिया। 7 साल गुजरने के बाद भी मैं उस दिन को नहीं भूल पाया और शायद कभी ना भूल पाऊँ। उस इंसिडेंट में हमने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त को खो दिया, इसलिए हमने आइंदा कभी कोई चैलेंज नहीं किया। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टोरी के बारे में कमेंट करें। अगली स्टोरीज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।